आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी कृतिका पार्ट 1। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे रीढ़ की हड्डी का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 कर लिया था, तो शुरू करते हैं पार्ट 2 करना। गोपाल प्रसाद। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारिया बीमारी सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो ऐसी की वैसी ही भूख। गोपाल प्रसाद बता रहे हैं, शंकर के बारे में बता रहे हैं कि 1 साल से बीमार है। अभी तो इन लोगों का उम्र भी कम है, फिर भी इतनी सारी बीमारी के कुल्ले बैठे हैं। एक हम लोग थे कि स्कूल से आते थे तो दर्जनों कचौड़ियाँ भी खा लेते थे, फिर खाना खाने का वक्त होता था तो वैसे का वैसा ही खाना खा लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि खाना में कमी होता था। तो रामस्वरूप क्या बोल रहे हैं, देखिए। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद क्या बोले, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत तरह खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। पहले की समय की बात कर रहे हैं और अपने समय की बात कर रहे हैं, और उस समय का तुलना जो अपने बेटे के समय के से वो दोनों तुलना कर रहे हैं कि पहले के समय में ऐसे होता था, अब के समय में ऐसा होता है। कि पहले के समय में कोई बच्चा कमजोर लगता ही नहीं था, उस समय खेल वगैरह भी ऐसा नहीं था। अब तो इतने सारे खेल वगैरह भी हो गए, बच्चों को खेल भी तरह तरह के खिलाते हैं, फिर भी देखा जाए तो बच्चे कमजोर भी रहते हैं। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। तो खीसे निपोड़ने का मतलब दांत दिखला के हंसते। राम स्वरूप क्या बोलते हैं, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ, गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, मतलब एकदम जोश भरे उत्साह भरे आवाज में होता। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पे बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे, जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की। आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकता है। अपने समय की पढ़ाई की तुलना आजकल के समय के पढ़ाई की तुलना से कर रहे हैं कि उस समय जो पढ़ाई होती थी कैसे बैठ के वो लोग एक सीटिंग में ही 12 घंटे की पढ़ाई कर लेते थे। तो रामस्वरूप क्या बोलते हैं, जी हाँ, यह तो है ही। फिर गोपाल प्रसाद क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। तो कह रहे कि उस जमाने की याद करते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और जो बोलना होता है वो खुल के हम बोल देते हैं। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ, शंकर भी ही करता, मतलब हाँ, हंसते हुए एक दूसरे से वो लोग बात कर रहे हैं। गोपाल एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब वो लोग बात का टॉपिक को चेंज करते हैं, अब बोलते हैं चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस करने का क्या मतलब, शादी वगैरह का बात, लेन देन जो होता है उसकी बात वो करना चाह रहे थे। राम स्वरूप क्या बोलते हैं, चौकड़ बिजनेस, बीज समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। राम स्वरूप बोलते हैं, हाँ, तकल्लुफ किस बात का। हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हूँ। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद को बोलते हैं कि इसमें तकलीफ की क्या बात है, हमारा तो मतलब तकदीर अच्छा है कि आप हमारे यहाँ आए, हम तो इस लायक नहीं हैं, हमें माफ कीजिए। और अंदर जाते हैं कहते हुए गोपाल प्रसाद। थोड़ी देर बाद दबी आवाज, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। अब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद जो है सो अपने बेटा से बोल रहे हैं कि देखने में घर वगैरह तो सब अच्छा लगता है, पता नहीं अब लड़की कैसी है। उनका बेटा शंकर जो बोलता है, जी, कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर बोलता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हैं, मेज पर रख देते हैं। अब गोपाल प्रसाद जो अपने बेटे को बताते हैं कि ऐसे झुक कर क्यों बैठे हो, सीधा कमर करके बैठो ना, नहीं तो सही में तुम्हारे दोस्त जो है सो तुम्हें चिढ़ाते हैं बैकबोन करके, ये कोई गलत नहीं चिढ़ाते। तब तक क्या होता है ना, राम स्वरूप जो है अंदर से चाय की ट्रे लेके आते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप,
चाय प्याले में डालते हैं। हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे भाई तो यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप, हाँ हाँ कहते तो आप सही हैं। और चाय की प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। शंकर जो है सो बोल रहा है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप उससे शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहता है, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चुप ही न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब गोपाल प्रसाद जो है सो मतलब बोलते हैं, अगर टैक्स भी लगाना है सरकार को तो ऐसे चीज पे लगाए कि जिससे टैक्स दिया जा सके, इसके लिए कोई मना भी नहीं कर सकता है। खूबसूरती पर मतलब कहने का मतलब क्या, लेडीज वगैरह जो होती है मेकअप वगैरह करती है ना, तो वो इस पर टैक्स लगा देंगे तो लेडीज सब कुछ बोल भी नहीं पाएगी और उसे तो खरीदना है ही, वो तो मेकअप करेगी ही, तो सरकार को टैक्स भी मिल जाएगा। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर? शंकर बाबू, शंकर कहता है, किस मामले में? रामस्वरूप पूछते, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही मतलब टोकते हुए क्या बोलते, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की की खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएंगे मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। अब गोपाल प्रसाद बीच में ही टोकते हैं, बोलते हैं कि रामस्वरूप को बोलते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना जरूरी है। भले हम लोग तो मान भी जाएंगे लेकिन घर की जो औरतें हैं सो इस चीज के लिए राजी नहीं होंगी कि मतलब लड़की जो है सो सुंदर नहीं है, चाहे वो मेकअप करके ही सुंदर क्यों न लगे, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए। रामस्वरूप को क्या बोलते, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो अब यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा, मतलब शादी के समय क्या होता है, लड़का लड़की का जन्मपत्र मिलाया जाता है। तो गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं कि जन्मपत्र का क्या है, वो तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप बोलते, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ठाकुर मतलब भगवान के चरण में, मंदिर में भगवान के पास उन्होंने रख दिया है। गोपाल प्रसाद का, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप पूछते हैं, चौककर, क्या है? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात यह है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरे को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? मतलब अब गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उनके अनुसार तो मेम साहब होगी, तो मेम साहब का नखरा ज्यादा होगा। हमें तो साधारण सिंपल सी लड़की चाहिए जो घर का काम वगैरह भी कर सके और थोड़ी पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, जैसे कि मैट्रिक पास, तो उससे भी काम हो चल सकता है। तो वो अपने बेटे से पूछते, क्यों शंकर, मैंने ठीक कहा ना? तो शंकर क्या बोलता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप बोलते, नौकरी का तो क्या सवाल ही नहीं उठता। गोपाल, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई या लड़कियों की पढ़ाई की एक बात है? अरे मर्दों का काम तो ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगेगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगेगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं।
मतलब कहने का क्या मतलब है, गोपाल प्रसाद का जो सोच है ना, सो पिछड़ा हुआ सोच है। उन्हें लगता नहीं है कि लड़की उन्हें पढ़ी लिखी चाहिए। और क्या सुनाते हैं, कह रहे हमें तो लोग सब बोल रहे थे कि आपका लड़का तो बीए में पढ़ा है, तो आप अपनी बहू कम से कम ग्रेजुएट लीजिएगा। और फिर बोलते हैं लड़की को पढ़ा लिखा के क्या करना है, उनको तो घर का ही काम करना है। तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई उन्हें पॉलिटिक्स में थोड़े भाग लेना। अगर वो पॉलिटिक्स में भाग लेंगी, अंग्रेजी पेपर पढ़ने लगेंगे, तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। फिर रामस्वरूप क्या बोलते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ। फिर ये लोग मर्द और औरत की तुलना करते हैं, बराबरी करते हैं, और फिर हंसते भी हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी इसी चीज में से एक है। अब इन लोगों को लगता है पढ़ाई लिखाई जो है सो मर्द के लिए ही है, औरत के लिए नहीं। तो लोग बोलते हैं कि दुनिया में कुछ चीज है कि जो केवल मर्द ही कर सकते हैं, औरत के लिए वो बनी ही नहीं है। रामस्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद का, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप क्या बोलते, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट व वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज की एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप बोलते हैं गोपाल प्रसाद से कि आपके लिए सिगरेट मंगवाऊं, और घर में आवाज देते हैं अंदर की तरफ मुंह करके कि पान जरा भिजवा देना। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथ में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े में, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, मतलब चुपके नजर से उमा को वो लोग देख रहे थे। रामस्वरूप बोलते, हाँ हाँ, यही है आपकी लाडली। हाँ हाँ, आपकी लाडली है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है, और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा देखते हैं बाप बेटे चौंक उठते हैं। और इस रामस्वरूप को वो पान का तस्तरी देती है, मतलब ट्रे देती है जिसमें पान रखा हुआ है। तो क्या होता है ना, दोनों चुपके से रामस्वरूप, ये गोपाल प्रसाद और शंकर जो है चुपके से उमा की तरफ देखते हैं, तो देखते हैं क्या, वो चश्मा पहनी हुई, तो लोग चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपका कर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप बोल रहे हैं कि पिछले महीना इसकी आंख में कुछ दर्द था, तो इसीलिए इसे कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते, पढ़ाई वढ़ाई की वजह तो सही है कुछ। रामस्वरूप कहते, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप बोलते, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो। उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है, थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है, और गाते गाते एक साथ रुक जाती है। अब वह लोग उसे निवेदन करते हैं उमा से कि सितार के साथ गाना बजाए, तो वो गाना गा के सुनाती है। मीरा का मशहूर गीत है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, प्रकार वो गाना गाती है। फिर रामस्वरूप क्या बोलते, क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, पूछने का। उमा जैसे चुप रहती है। रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वह जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप फिर क्या बोलते, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ, अब रामस्वरूप बोल रहे हैं गोपाल प्रसाद को कि हाँ, मेरी बेटी को सिलाई वगैरह भी आती है, वो जो मेरी मतलब कमीजें तक भी ये सिल देती है। तो गोपाल प्रसाद पूछते जाते हैं, और उमा के तरफ से रामस्वरूप गोपाल प्रसाद को जवाब देते जाते हैं।
गोपाल प्रसाद कहते ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, इसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। राम स्वरूप सकपकाते हैं। राम स्वरूप बोलते जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। फिर गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब राम स्वरूप बोल रहे हैं उमा को तुम जवाब दो। गोपाल प्रसाद क्या बोल रहे हैं, तुम तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। फिर उमा जो है सो कमेंट पास करती है, बोलती है मैं क्या बोलूं। जब कोई कुर्सी मेज देखने जाता है तो बिकने वाला चीज थोड़े बोलता है, खरीदने वाला ना देखता है और खरीदार उसे दिखलाता है। और भाई उसको पसंद आया तो ठीक, न पसंद आया तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उमा जो है एक तरह से कमेंट पास करती है, अपना तुलना निर्जीव चीजों से करने लगती है कि जैसे कुर्सी टेबल बिकता है तो हम लोग तो इंसान है, लड़की है, तो यहाँ तो हमारा मोल लगाया जा रहा है ना, तो हम क्या बोले। चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो वहां से मेरे लिए खरीदार बनकर आया है इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या बेबस भीड़ भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर बोलते बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ मुझे बुलाया था। उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा आपने इन अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों की हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। अब उमा को गुस्सा आता है तो शंकर का भी पोल खोलने लगती है, बोल रही कि आप तो हमारा नाप तोल कर रहे हैं, हमारा कीमत मतलब लगा रहे हैं। जरा आप अपने बेटे से भी तो पूछिए कि वो मतलब गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल में क्या कर रहे थे। फरवरी मंथ का समय था और गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल में घूम रहे थे, फिर उन्हें वहां से भगाया जाता है। तो आप अपने बेटे के भी बारे में तो कुछ बताइए कि वो किस तरह का है। शंकर क्या बोलता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। फिर गोपाल प्रसाद को आश्चर्य लगता है कि भाई उमा जो है सो क्या कॉलेज में पढ़ी है। राम स्वरूप चुप होते हैं। उमा कहती जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह की नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। फिर उमा जो है सो शंकर का सारा पोल खोल देती है, बताती है कि मैं आपके पुत्र की तरह नहीं हूँ कि नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छुपाकर वो भागे थे वहां से। राम स्वरूप बोलते हैं उमा उमा मतलब तुम क्या ये उमा बोल रही हो। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चले। दरवाजे की ओर बाप बेटे जो है सो गोपाल प्रसाद और शंकर जो है बढ़ते हैं। बोलते आपने राम स्वरूप को बोलते आपने कितना मुझसे झूठ बोला कि आपकी बेटी मैट्रिक है, आपकी बेटी तो बीए पास है। उमा क्या बोलती, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। अब उमा कहती जाइए और घर जाके ये भी पता लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी कि बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, और बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर एक बेबसी भी है और गुस्सा भी है। क्या बोल सकते जब उनके बेटा का पोल खुल गया और लड़के का जो चेहरा है सो रोनी रोनी सूरत हो गया है, मतलब इसको बोलते हैं रुलासापन, उनके चेहरे पर रोने जैसा भाव आ गया है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा को घबराहट की हालत में आना पड़ता है और राम स्वरूप की पत्नी जो प्रेमा है सो घबरा के बाहर आती है। प्रेमा क्या बोलती है अपनी बेटी को, उमा उमा रो रही है। उमा को बोल रहे हैं कि उमा उमा तुम रो रही हो। राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। अब उमा जो है सो रोने लगती है, तो राम स्वरूप यह सुनकर खड़े हो जाते हैं कि प्रेमा आके बोल रही है कि उमा तो रो रही है। फिर रतन आता है। रतन बोलता है बाबूजी मक्खन, ये नौकर है जो मक्खन के लिए उनको इसको भेजा गया था, मक्खन भी लाया था,
तो रतन क्या बोलता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है, और सब रतन की तरफ देखते हैं कि रतन जो है सब बोलता है बाबूजी ये मक्खन मक्खन। और तब तक क्या होता है, ये पर्दा गिरता है, मतलब अब नाटक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 हम लोग पहले वीडियो में किए हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए इस चैप्टर को 2 पार्टों में बांट दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।